वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक कैलकुलेशन वाला जो है न्यूमेरिकली जो है वो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। एक कंपनी ने जो है वो सोल्ड किए बेचे फैंस जो है वो 2000 रुपीज़ के ऊपर, हर एक फ़ैन जो है वो बेचा 2000 रुपीज़ के ऊपर, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट जो आई हर फ़ैन की वो 1200 आई। जबकि फ़िक्स कॉस्ट जो कि ज़ाहिर बात है फ़िक्स कॉस्ट कोई एक फ़ैन की नहीं बल्कि ओवरऑल फ़िक्स कॉस्ट जो कंपनी की आ रही है वो 60,000 जो है वो आ रही है। अब कैलकुलेट क्या करना है, ब्रेक इवन सेल्स को कैलकुलेट करना है रुपीज़ के अंदर। ब्रेक इवन आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नो प्रॉफिट या नो लॉस होता है, उसको कहते हैं। सो इसको रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेक इवन सेल्स जो है यूनिट के अंदर यानी कि नंबर ऑफ फैंस जो है उनको किया जाएगा, यूनिट के हिसाब से ब्रेक इवन जो है वो। और इसके अलावा जो सेल्स है यूनिट के अंदर, ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके 20,000, इनके कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे जाएँ, कितने पंखे बेचे जाएंगे तो 20,000 का जो है वो प्रॉफिट अर्न किया जाए। सो इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है यहाँ पर निकालने की, वो हमें निकालने की ज़रूरत है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जिसको CS रेशियो भी इन शॉर्ट कहा जाता है। सो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 800 आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 800 जो है वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब ये कहाँ से आया? ये सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट को निकाला। सेलिंग प्राइस आप देख सकते हैं 2000 है और वेरिएबल कॉस्ट 1200 है। जब 2000 में से हमने 1200 को निकाला तो हमें 800 जो आ गया, और फिर उसको डिवाइड किया हमने, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। सेल्स जो हुई 22,000 यूनिट्स की, पंखे जो बिके, तो हमारे पास 0.4 आ गया CS रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। अब ये रेशियो जो है आगे यूज़फुल है इन तीनों केसेस के लिए जो पूछे गए हैं। सो पहले निकाली जा रही है ब्रेक इवन सेल्स जो है इन रुपीज़ में। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ़िक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे CS रेशियो से, जो ये ऊपर निकाला गया। फ़िक्स कॉस्ट पूरी कंपनी की 60,000 जो कि क्वेश्चन में है, उसको डिवाइड कर दिया हमने 0.4 जो कि निकाला है ऊपर CS रेशियो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और आ जाएगा हमारे पास 1,50,000। सो जो ब्रेक इवन सेल्स है रुपीज़ के अंदर वो 1,50,000 आई। और इसी तरह से जो ब्रेक इवन सेल्स यूनिट के हिसाब से हम देखें कि कितने यूनिट्स सेल होने चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 60,000 आई और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बताया है कि वो सेल्स में से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को निकाला तो कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्जिन हमारे पास आ गया। सो 2000 में से हमने 1200 को जब माइनस किया था तो 800 हमारे पास आया। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे फिक्स कॉस्ट से, हमारे पास 75 जो है वो यूनिट आ जाएंगे। अब जो है वो इसके बाद है टारगेट प्रॉफिट जो कि है 20,000 का। अब इसको हम कैसे अचीव करेंगे? पहले तो हम टारगेट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे जो कि टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट है। टारगेट प्रॉफिट कितना है? 20,000। उसमें हम ऐड करेंगे फिक्स कॉस्ट जो कि है 60,000 की। सो ये हो जाएगा हमारे पास 80,000। और फिर उसके बाद हम एक फार्मूला और लगाएंगे जो कि है टारगेट जो ये निकाला है टारगेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो कि 800 है, ये भी निकाला, तो हमारे पास 1000 यूनिट्स जो है वो आ जाएंगे। सो ये जो है हुआ इसका आंसर तीसरे वाले केस का भी। अब जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। ये जो है वो डिफरेंस होता है बजटेड सेल्स और ब्रेक इवन के दरमियान, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करता है कंपनी की जो वल्नरेबिलिटी होती है कि ड्रॉप हो जाना डिमांड में, और इसको अक्सर जो वो बताया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ बजटेड सेल। और फार्मूला जो है इसका कुछ इस तरीके से है कि बजटेड सेल में से जब हम ब्रेक इवन सेल को माइनस करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद आता है फिर कन्वेंशनल ब्रेक इवन चार्ट। कन्वेंशनल जो ब्रेक इवन चार्ट है ये प्लॉट करता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को डिफरेंट आउटपुट लेवल्स के ऊपर, और शो करता है एक्टिविटी लेवल जिसके ऊपर ब्रेक इवन जो है उसको अचीव किया जाता है। तो अब आपके सामने यहाँ पर चार्ट को दिखाया जा रहा है। इसके अंदर जो है वो ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो वाई एक्सिस मौजूद है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आउटपुट यूनिट है, जबकि वाई के ऊपर कॉस्ट एंड रेवेन्यू है। और जो लाइंस आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट लाइंस दिखाई दे रही हैं। फिक्स कॉस्ट की है जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल एक फ्लैट लाइन है। ये फिक्स कॉस्ट वाली बिल्कुल फ्लैट है जो कि इस बात को शो कर रही है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहेगी कुछ भी हो जाए।
और वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है इसके ऊपर, आप देख रहे हैं, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और वो ऊपर जाती जा रही है, वो फिक्स कॉस्ट को भी क्रॉस करके ऊपर पहुँच रही है। और फिर जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। इस वजह से ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट तो इसमें लाजमी शामिल है, इसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों कॉस्ट शामिल है, इसी वजह से टोटल कॉस्ट ऊपर जा रही है। और फिर आप देख सकते हैं कि जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू आप देखते हैं ज़ीरो से होता है और ये ऊपर जाता जा रहा है। ये पहले क्रॉस करता है फिक्स कॉस्ट को, फिर वेरिएबल कॉस्ट को, और फिर ये टोटल कॉस्ट को भी क्रॉस कर जाता है। सो अब यहाँ पर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो दिखाया जा रहा है, और ये जो लाइन जा रही है डॉटेड लाइन, ये जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को बता रही है कि जब टोटल कॉस्ट को कवर किया सेल्स रेवेन्यू तो ब्रेक इवन आता है यहाँ पर। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है ब्रेक इवन पॉइंट और जो बजटेड या एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम है, और ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट जिसके ज़रिए सेल्स जो है फॉल हो सकती हैं इससे पहले कि कंपनी जो है स्टार्ट करे इनकर करना लॉसेस, और एक लार्जर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट करता है कम रिस्क को। अब है प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट आता है एक, ये भी दूसरा जो है वो विजुअल टूल होता है जो कि एक्सप्लेन करता है प्रॉफिट वॉल्यूम को, और ये जो है डिपिक्ट करता है कि नेट प्रॉफिट या लॉस जो है डिफरेंट जो एक्टिविटी लेवल है, और ये सिंपलर वर्जन है ब्रेक इवन चार्ट का जो कि फोकस सोली तौर पे इसका प्रॉफिट के ऊपर है। अब ये कि बजट क्या है, बजट जो एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है, क्वांटिटी नंबर्स के अंदर होता है, यानी कि नंबर्स के अंदर होता है, यूजुअली मॉनेटरी टर्म्स यानी कि मनी के हिसाब से होता है यूजुअली तौर पे, और स्पेसिफिक पीरियड होता है, एक ख़ास पीरियड के लिए बनाया जाता है 1 ईयर के लिए, और इसी वजह से आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी हर साल अपना बजट जो है वो अनाउंस करती है। और बजट जो है सिस्टमेटिक प्लान होता है यूटिलाइज करने के लिए मैन पावर और जो मटेरियल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं। अब बजटरी कंट्रोल की हम बात करें तो ये हाईलाइट करता है इफेक्टिव प्लानिंग जो कि रिक्वायर करता है एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम, और ये कि बजटरी कंट्रोल प्रोसेस होता है यूज़ करने का बजट के कंट्रोल किया जाए ऑर्गेनाइजेशंस जो एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद ये कि इंस्टॉलिंग अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम, इंस्टॉल करना एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम, और इसमें जब इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इसकी तो ये पोजेस करता है 4 की क्वेश्चन जो कि लाजमी तौर पे आंसर करने चाहिए इंस्टॉल करने के लिए इस सिस्टम को इफेक्टिवली तौर पे, और ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं फोरकास्टिंग के साथ, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव सेटिंग और जो कंस्ट्रेंट आइडेंटिफिकेशन होती हैं। अब आपके सामने जो की क्वेश्चन है वो ये है, पहला कि व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, मुमकिन तौर पे क्या होगा, तो इसके लिए फोरकास्टिंग, और उसके बाद ये कि व्हाट कैन बी मेड टू हैपन, सो इसके लिए प्लानिंग और गोल सेटिंग, और उसके अलावा ये कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, सो ये ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव किए जाएंगे, उसके अलावा कि व्हाट आर दी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, रुकावटें क्या हैं, और किस तरीके से उनके जो इफेक्ट हैं वो उनको मिनिमाइज हम कर सकते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजट, इंपॉर्टेंस जो एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, ज़ाहिर बात है बजटिंग के लिए, और नीड जो है बजट मैनुअल आउटलाइन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो इंडिविजुअल्स की जो कि शामिल होते हैं बजटिंग प्रोसेस में, और ये कि एक फोरकास्ट करना, सो एस्टिमेट किया जाता है फ्यूचर जो है फाइनेंशियल कंडीशंस को या फिर जो ऑपरेटिंग रिजल्ट बेस करता है प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, और मुख्तलिफ है फोरकास्ट जो है एक बजट से, क्योंकि बजट जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है एक ऑपरेटिंग प्लान। प्रिपेयरिंग बजट, जब फोरकास्ट फाइनलाइज हो जाती है प्रिपरेशन जो है वो बजट की होती है, और बजट एक्टिविटी स्टार्ट होती है प्रिपरेशन के साथ सेट बजट की, और फिर जो प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर्ड होता है बेसिस के ऊपर सेल्स बजट की, और प्रोडक्शन जो कैपेसिटी अवेलेबल होती है। सो चॉइस बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, सो ज़ाहिर बात है दोनों तरह के बजट हो सकते हैं, फिक्स और फ्लेक्सिबल भी। फिक्स ऐसा होता है जो कि बेस करता है प्री डिटरमाइंड एक्टिविटी वॉल्यूम के ऊपर, और फ्लेक्सिबल वो होता है जो कि एडजस्ट कर किया जा सकता है, चेंजेस जो आती है एक्टिविटी लेवल में उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए सो फ्लेक्सिबल है। सो फिक्स बजट जो है वो लेस इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि एक्चुअल एक्टिविटी जो है वो प्लान एक्टिविटी से मुख्तलिफ हो सकती है इसी वजह से। और फिर सेल्स बजट आता है जो कि फाउंडेशन है दूसरी बजट की, और ये कि ये बेस करता है प्रोजेक्टेड सेल्स के ऊपर, और ये कि सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन के लिए भी। फिर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट जो कि कहलाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग बजट भी। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, और ये बजट जो है वो रिलाई करते हैं स्टैंडर्ड या फिर प्री डिटरमाइंड रेट के ऊपर। डायरेक्ट लेबर बजट की हम बात करें तो ड्राइव होता है प्रोडक्शन बजट से, और इम्पोर्टेंस जो है इसकी है
कैलकुलेट करने के लिए लेबर रिक्वायरमेंट, ताकि इंश्योर किया जाए सफिशिएंट कैपेसिटी पूरा करने के लिए प्रोडक्शन नीड्स। और फिर फैक्ट्री ओवरहेड बजट आ जाता है। सो फैक्ट्री ओवरहेड बजट जो है इसको ब्रेक डाउन किया जाता है फिक्स्ड और जो वेरिएबल कंपोनेंट होते हैं, और फार्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड को। फिक्स कॉस्ट में हम ऐड करते हैं टोटल जो बजटेड लेबर आर होते हैं, फिर मल्टीप्लाई इसको किया जाता है वेरिएबल ओवरहेड पर आर, ओवरहेड रेट पर आर से। उसके बाद ये कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बजट जो है इसमें क्या है कि जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, और ये कि बजट कवर करता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी, और अक्सर जो है वो है एक कंपाइलेशन जो है स्मॉलर डिपार्टमेंटल बजट्स का। और फिर आता है सेलिंग एक्सपेंसेस बजट। सेलिंग एक्सपेंसेस बजट जो है वो डिवाइड होता है फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट्स के अंदर, और जो फार्मूला है वो ये है कि फिक्स एक्सपेंसेस में जब हम ऐड करते हैं सेल्स, और उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है वेरिएबल एक्सपेंस रेट से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट होता है, ये जो एक्सपेंस होते हैं जनरली फिक्स होते हैं, इसी वजह से मंथली बजट जो है उसको यूज़ किया जा सकता है सब्सिक्वेंट मंथ्स के लिए। अब आपके सामने एक जो है वो दिखाया जा रहा है, एक फॉर्मेट दिखाया जा रहा है जिसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ और लिखा है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बजट, और जो है वो उसका पीरियड बताया गया है कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2009। अब एक तरफ इसमें टाइप ऑफ एक्सपेंस है और एक तरफ अमाउंट जो है वो बताया जा रहा है। तो टाइप ऑफ एक्सपेंस में यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सैलरीज का 1000 है, और जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है वो 3000 है। सो जो टोटल निकला वो 4000 हुआ। और फिर आ जाता है कैश बजट। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट रह गए थे। सो ये जो बजट है ये आउटलाइन करता है एक्सपेक्टेड कॉस्ट, जो कि रिलेट करती है रनिंग करने के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है कंपनी के स्पेसिफिक मंथ के लिए, और ये कॉस्ट जो है वो नहीं करती डायरेक्टली रिलेट जो है प्रोड्यूस करने के साथ गुड्स, लेकिन जो कि नेसेसरी होता है ओवरऑल ऑपरेशन के लिए बिजनेस के। और इसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव सैलरी है ये बजटेड अमाउंट है सैलरीज़ का एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स की। और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो इसमें बहुत से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट, यूटिलिटीज़, सप्लाईज, इंश्योरेंस, और जो दूसरे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट वगैरह हैं वो तमाम। अब कैश बजट को हम देखते हैं। ये एक टूल होता है मैनेज करने के लिए कैश फ्लो को, जाहिर बात है नाम से इसका पता चल रहा है तो कैश फ्लो को। और ये कि कैश बजट समराइज़ करता है प्रोजेक्टेड जो कैश इनफ्लो है और आउटफ्लो है एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर। अब आपके सामने फॉर्मेट है कैश बजट का। सबसे पहले जो है कंपनी का नाम लिखा जाता है या जो भी फर्म है, उसके बाद कैश बजट लिखा जाएगा, और जिस मंथ के लिए जिस पीरियड के लिए उसको बनाया जा रहा है, जैसे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड मार्च, जनवरी टू मार्च एक्चुअली। सो यहाँ पर फिर मंथ को लिख दिया हॉरिजॉन्टली, और फिर जो है वो ओपनिंग बैलेंस से जो है वो शुरुआत होती है। ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि बिगनिंग के ऊपर होता है हर मंथ के। और फिर आ जाता है एट रिसीप्ट। रिसीट जो होती है ये एंटिसिपेटेड कैश है, और ये सेक्शन जो है वो डिटेल देता है एक्सपेक्टेड जो कैश इनफ्लो होता है मंथ के दरमियान। और फिर आती है रिसीट फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जो टोटल एंटिसिपेटेड कैश है हर मंथ के लिए, और ये जो सम भी हो सकता है रिसीट्स का। और फिर लेस किया जाता है पेमेंट्स, जो भी पेमेंट्स की गई, एंटिसिपेटेड जो यूटिलाइजेशन हुई कैश की, और ये आउटलाइन करता है एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो जो है हर मंथ के दरमियान। और फिर उसमें आ जाता है एक्सेस या फिर जो डेफिशिट है। अब जो ये एक्सेस या डेफिशिट है ये डिफरेंस होता है टोटल रिसिट और जो टोटल पेमेंट होती है हर मंथ की। एक पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करती है सरप्लस ऑफ कैश, जबकि नेगेटिव वैल्यू अगर आएगी माइनस में होगी तो वो कैश डेफिसिट को जो है वो शो करेगी। और इसके अलावा बैंक बोरोइंग या फिर ओवरड्राफ्ट। सो बोरोइंग से मुराद ये कि बोरो किया गया है, लोन वगैरह लिया गया है। और ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या होता है कि एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया जाता है बैंक से, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और फिर आखिर में जो है वो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, जो एंड के ऊपर होता है, वो बैलेंस, वो अमाउंट जो एंड के ऊपर होता है मंथ के। अब जो है वो कैश बजट, जो कि एक समरी होती है फर्म्स की, जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये एक प्रोजेक्शन होती है फ्यूचर कैश रिसीट्स की, और जो कैश डिसबर्समेंट होती है बहुत से टाइम इंटरवल्स के ऊपर। अब फ्लेक्सिबल बजट आ जाता है।
इसकी यूज़फुलनेस है सिचुएशन में जो कि वेरिएबल एक्टिविटी लेवल्स के साथ, और ये जो है फिक्स बजट के मुकाबले में है। और ये कि फ्लेक्सिबल बजट जो है वो तब ज़्यादा बेहतर है जब बिज़नेस कंडीशन लेस प्रेडिक्टेबल हैं। और फिर कैपेसिटी एंड वॉल्यूम आ जाता है। कैपेसिटी जो है वो एज अ फिक्स रिसोर्स है, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, पर्सनल वगैरह। सो कंपनी को जो है वो कमिटेड होना चाहिए। और वॉल्यूम जो है वो वेरिएबल लेवल होता है, एक्टिविटी जो कि यूटिलाइज करती है कैपेसिटी। और ये कॉन्सेप्ट क्रूशल होते हैं फ्लेक्सिबल बजटिंग के लिए। सो वॉल्यूम जो है जाहिर बात है ये वेरिएबल फैक्टर है, वी से वॉल्यूम, वी से वेरिएबल। सो वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है अटेम्प्ट के ऑप्टिमाइज करें जो यूज़ है एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का, यानी कि ऑप्टिमाइज़ किया जाए उसको जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। और फिर थ्योरेटिकल कैपेसिटी आ जाती है जो कि मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल होता है आइडियल कंडीशंस के अंदर, जैसे कि फुल स्पीड होना और बगैर इंटरप्शन के काम हो रहा है। और ये थ्योरेटिकल लिमिट है और बहुत ही कम, मतलब यानी कि थ्योरेटिकली हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं अगर हमारे पास इतनी, मतलब जो आइडियल कंडीशन है उनके मुताबिक। लेकिन जाहिर बात है ऐसा बहुत ही कम हो सकता है कि पॉसिबल हो, कहीं ना कहीं कोई बैरियर या कोई रुकावट आ जाती है। उसके बाद प्रैक्टिकल कैपेसिटी होती है, ये रियलिस्टिक मैक्सिमम आउटपुट है। कंसिडरेबल जो है वो कंसिडर करते हुए जो अनअवॉइडेबल इंटरप्शन है, जैसे कोई रिपेयरिंग हो गई या मेंटेनेंस या कोई डाउन टाउन हो गया, ये ज़्यादा रियलिस्टिक होती है थ्योरेटिकल कैपेसिटी में, ज़्यादा प्रैक्टिकली तौर पर पॉसिबल होती है। और फिर एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी भी होती है। ये शॉर्ट टर्म एस्टिमेट होता है कैपेसिटी का, जो कि बेस करता है एंटिसिपेटेड कंडीशंस के ऊपर, जिसमें शामिल है सीजनल फैक्टर्स और मार्केट चेंजेस। और ये जो यूज़फुल होता है बिजनेसेस के लिए फ्लक्चुएटिंग डिमांड के साथ। नॉर्मल कैपेसिटी होती है एक लॉन्ग टर्म जो है वो एवरेज कैपेसिटी, और ये रिप्रेजेंट करता है एक सस्टेनेबल जो लेवल होता है एक्टिविटी का एक एक्सटेंडेड पीरियड के ऊपर। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, कॉस्ट जो कि कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस के कोई भी एक्टिविटी लेवल हो। और इसमें हम देखते हैं तो डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और टैक्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आया था हमारे पास फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि प्रोपोर्शनेटली तौर पे चेंज होता है एक्टिविटी लेवल्स के साथ, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कुछ यूटिलिटीज़ भी इसमें आ जाते हैं। फ्लेक्सिबल बजट होता है, अब दोबारा इसको बताया जा रहा है कि ये बनाया, इसको डिज़ाइन इसलिए किया जाता है ताकि चेंज करें जो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ। सो जब बजट प्रिपेयर किया जाता है उस तरीके से होता है कि बजटेड कॉस्ट जो है लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो। और फिर कंट्रोलिंग रेशियोज़ यूज़ किया जाता है रेशियो का बजटरी कंट्रोल के लिए, जो कि अलाउ करता है कंपैरिजन एक्चुअल परफॉर्मेंस से जब हम करते हैं बजटेड परफॉर्मेंस के साथ। और फिर एक्टिविटी रेशियोज़ होते हैं, एक मेजर है, नापा जाता है कि कैसे वेल बजटेड एक्टिविटी लेवल जो है वो अचीव्ड हुई। और फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन को हम डिवाइड करते हैं बजटेड आवर्स से और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 100 से। सो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को हमने डिवाइड किया बजटेड से और मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 से। अब है फिर कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो जो है ये जो है क्या करता है, मेजर करता है यूटिलाइजेशन बजटेड वर्किंग आर की। और इसका फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि एक्चुअल आर वर्क को हम डिवाइड करते हैं बजटेड आर से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। और फिर एफिशिएंसी रेशियो जो है वो हमारे पास आ जाता है, वो आपके सामने है। मेजर करता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी कंपेयर करते हुए स्टैंडर्ड आर वर्क को एक्चुअल टू प्रोडक्शन टू एक्चुअल आर वर्क से। और जो फार्मूला है एफिशिएंसी रेशियो का वो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।